बंगाल चुनाव के बाद बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी को काम करना है, देश के लिए जरूरी है। पर ये वीडियो मैं मेल्टडाउन पे बना रहा हूं, थोड़ा रोस्ट करने जा रहा हूं उस सारे इकोसिस्टम का जो एकदम पैनिक में है, आंसुओं से रोना रह गया है, चीख चीख के, ट्वीट करके, स्टेटमेंट्स दे के रो रहा है। आप कहेंगे इतने जरूरी काम है तो इसके अंदर मेल्टडाउन क्यों कर रहा हूं? सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं, इंजॉयमेंट भी है, मजा भी है। एक हिस्टोरिकल आप समझिए क्या माइंडसेट होता था जब मुगल आते थे और वो कोई जीत जाते थे जंग, उस जमाने में जंगें होती थी, तो जंग जीतने के बाद वो मंदिर तोड़ने बैठ जाते थे। मिडीवल नहीं था, सिर्फ मुगल नहीं था, पाकिस्तान में क्या हालत हुई है इंडिपेंडेंस के बाद मंदिरों की, गुरुद्वारों की, आपको पता है। क्यों करते थे वो ऐसा? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनके दिलों में नफरत भरी हुई थी, क्योंकि उनकी एक माइंडसेट था जिसके अंदर वो सोचते थे मंदिर गुरुद्वारे तोड़ने जरूरी हैं, पर इसलिए भी ताकि जीतने के बाद वो ये मैसेज दें, जीतने के बाद आत्मा तक को दर्द दें भारत के अंदर कि देखो हम जीते, और जो अब ये हम कर रहे हैं उससे जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंच रही है, जो तुम्हारे दिल से हाय निकल रही है, वो देख के वो हंसें, ठाके लगाएं, अपने आप को उसके अंदर ग्रेट समझें। भारत में डेमोक्रेसी है, कोई वायलेंस नहीं करेगा, ना करनी चाहिए, सरकार का काम है रोकना, भारत की ये प्रथा भी नहीं है। पर जो अब चीखें निकल रही हैं उसको डेमोक्रेटिकली हम हंस तो सकते हैं। वैसे धुरंधर ने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, इसलिए ये मत सोचिए मिडीवियल टाइम्स में था, ये तो भारत ऐसा है कि हम डेमोक्रेटिक मीन्स पे सिर्फ हंसते हैं, और हंसना भी चाहिए है। क्यों? धुरंधर में वो मेजर इकबाल का डायलॉग याद है कि मैं सैटेलाइट फोन पे जब कोई हमला होता है क्यों सुनता हूं, टेरर अटैक होता है, इनोसेंट्स मर रहे होते हैं, क्यों सुनता हूं? जवाब आता है कि भैया गाइड करने के लिए। नहीं 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 नहीं, गाइड करने के लिए नहीं, क्योंकि जब चीखें निकलती है तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे आनंद आता है। ये माइंडसेट से पाकिस्तान से जब टेररिस्ट आए थे पहलगाम में, क्यों धर्म पूछ पूछ के आइडेंटिफाई कर रहे थे। ये एक माइंडसेट है, पर हमारा डेमोक्रेटिक माइंडसेट है तो हम तो आनंद लेते हैं, प्यार प्यार से ये जो चीखें निकल रही हैं इसको देखते हैं, इसको सुनते हैं। इन द फाइनेस्ट एडिशन ऑफ डेमोक्रेसी जो लोग खुद अपने कमेंट्स कर रहे हैं उसके अब लंबी लिस्ट है, जानना शुरू कीजिए। पहले एक सो कॉल्ड एक्ट्रेस है, मैंने उनकी कोई मूवी आज तक देखी नहीं, जब भी देखता हूं कोई सोशल मीडिया पे कोई अजीब बात कर रही होती है तभी देखता हूं। नाम है मैडम ऋचा चड्ढा। तो वो ऋचा चड्ढा जी कहती हैं कावर्ड्स नेवर प्ले फेयर। चुनाव जब बीजेपी जीत गई, भैया ये करते ही जनता का रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, तो कौन है कावर्ड? अपने कमेंट्स ऑफ करके बैठ जाती हैं। पर ये हिपोक्रेसी थोड़ी ना, जैसे मैंने कहा मैंने तो सुना नहीं कभी किसी मूवी के अंदर, पर मैं सुनता कब हूं? जब सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे। भारत में जरूरी है, क्या था सीए? कि भैया पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध जिनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, जेनोसाइड हो रहा है, वो लोग जब भारत में आते हैं तो भारत उनको किस तरह ट्रीट करेगा, किस तरह नागरिकता देगा, किस तरह सिटीजनशिप देगा, वहां पे वो मरते रहें, ये चाहते हैं ये सो कॉल्ड ब्रेव लोग। पर भारत अपनी सिविलाइजेशनल ड्यूटी ना करे, ये माइंडसेट था। पर अब निकल रहे हैं ना आंसू, कावर्ड्स नेवर प्ले फेयर। हाँ, वो कावर्ड नहीं थे जिन्होंने आरजे कर किया और उनको बचाया, संदेश खाली किया और उन अक्यूज्ड को बचाया, प्रोटेक्ट किया, कौन पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, अब उस सब की जांच होनी चाहिए दोबारा। वो नहीं थे, ये थे। पर ये दर्द क्यों निकल रहा है? क्योंकि अंदर से पीड़ा हुई है, अंदर से। पता है लोग नोट करेंगे, पता है अंदर से पीड़ा हुई है, पर रह नहीं सकते। भारतीय सरकार के ऊपर गलवान तक के टॉन्ट्स मारे थे इस ऋचा चड्ढा ने, यही निकल के यही तभी सुर्खियों में आती है। शायद बिजनेस मॉडल हो सकता है कि इसके बाद मूवीज मिलती हो, कौन से लोग जो पसंद करते हो आप ऐसा बोल रहे हो, आपको रोल्स देते हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने एज ए कुछ देखा नहीं है एक्सेप्ट ये सारी चीजें। पर यहाँ थोड़ी ना ध्रुव राठी तो आएंगे ही आएंगे। ध्रुव राठी कैसे नहीं आएगा? जब चुनाव हो जाएगा तो वो आया फिर रोया, ये रोना अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं क्यों भारत के अंदर ऐसे अकाउंट्स अवेलेबल होने चाहिए, क्यों भारत के अंदर ऐसे अकाउंट्स बैन नहीं होने चाहिए जो हमेशा भारत के हित के अगेंस्ट बोलते हैं। मैं उसका धुर विरोधी हूं, लीगली भी कि नहीं आने दो, लीगली फ्रीडम ऑफ स्पीच रहने दो, जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक मीन्स के लिए। और एक सिटीजन की तरह बोलूं, आनंद भी आता है इस तड़प से।
जब चीख चीख की आवाजें निकलती हैं कि 27 लाख वोटर नहीं रहे, ये वोटर्स डेड नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, ये रियल वोटर्स हैं, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट पे ये सवाल उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कैसे डिले करना चाहिए था, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, किस तरह ईडी कॉम्प्रोमाइज है, सीबीआई कॉम्प्रोमाइज है, ये नॉर्मल बातें हैं। आपको हर संस्था पे सवाल उठाने हैं। अब लेटेस्ट ट्रेंड हो गया पिछले 6 महीने से, सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं। वैसे देखिए क्या अजीब चक्कर है, जब एक कोर्ट अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज तक कर देता है तब नहीं कहते कि अरे 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 सरकार का कोर्ट पे प्रेशर है, तब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी एट द फर्स्ट लेवल भी इंडिपेंडेंट है इस देश में, पर आपके हित में ना जाए तो ऑब्वियसली आप रोएंगे। रोइए रोइए, मजा आ रहा है, इस चीख में गलत क्या है। फिर संदेश खाली पे क्या बोला था याद है, जहां पे जनता ने इंसाफ किया, ममता बनर्जी ने इंसाफ नहीं किया वुमन सीएम होके, ना आरजे कर में ना संदेश खाली में जनता ने इंसाफ किया। विक्टिम्स को आरजे कर में भी संदेश खाली में भिजवा दिया। पर वैसे जो लोग कहते हैं बिलीव ऑल विमेन, वो लिखते थे ऑल फेक प्रोपेगेंडा इज फॉलोइंग वन बाय वन संदेश खाली। देखिए जी, देखिए अब विक्टिम की बात सच नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको आइडियोलॉजी पसंद नहीं है तो उसके साथ जो मर्जी हो जाए। मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप जानते हैं किस किस तरह का व्यवहार हुआ था महिलाओं के साथ। पर नहीं 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 नहीं, वो तो ऑब्वियसली डोंट बिलीव देम, जितने लंबे डॉक्यूमेंट्स थे, लंबे प्रूफ्स थे। क्यों? क्योंकि विचारधारा नहीं सूट करती। पर यहाँ रुकिए, तमिलनाडु का भी थोड़ा रोस्ट करना जरूरी है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन कहता था सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है, या हिम्मत करता था बोलने की इरेडिकेट सनातन धर्म। मैंने कहा था ना, मुगल जब आए थे क्या मानसिकता थी, ये स्टालिन जो आया क्या मानसिकता है, इरेडिकेट सनातन धर्म। जनता ने जवाब दे दिया, खुद ही स्टालिन ही अपनी सीट हार गया, इस तरह से इरेडिकेट हुआ है। और डीएमके का क्या हाल हो गया है आपको पता है। पर रुकिए रुकिए रुकिए, इसके बाद मैं जोड़ना चाहता हूं एक मैडम राना अयूब। ये जो सो कॉल्ड फॉरेन अखबारों में लिखती हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनके अपने 100 स्यापे चल रहे हैं, पर छोड़िए, वो कोट करके कहती हैं एक स्पोक्समैन ने कहा है टीवी पे कि ये विक्ट्री सनातन धर्म की है। ये गलत नहीं है, ये कंसोलिडेशन ऑफ हिंदुत्व है वेस्ट बंगाल में से असम तक। आप एक रॉक के अंदर जी रहे हो अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस फोर्सी नहीं कर सकते। जय श्री राम बोलने पे भड़कने वाली सत्ता, जय श्री राम पे किस तरह याद है गुस्सा आता था, किस तरह शिवलिंग के ऊपर, मैं रिपीट भी नहीं करूंगा, किस तरह की इमेजेस हैं जो उनकी एक सांसद ने डाली थी और बोला था वो लोगों को लगा क्या हिंदू बेवकूफ है कि वो जुड़ेगा नहीं, कि जब आप रोज इस तरह का अपमान कर रहे हैं, जब गला तक घोट रहे हैं, क्राइम तो है ही है वो बता चुका हूं, पर जब आप आस्था का गला घोट रहे हैं, जब जो कोर ऑफ सनातन धर्म है उसके ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं, तो क्या वो अपने बचाव में भी जुड़ेगा नहीं। फिर वैसे देखिए जो पैनिक कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिंदुत्व, जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अपीजमेंट थी या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिंगिंग बांग्लादेशीज इलीगली टू भारत थी, वो नहीं कभी दिखा। उस समय तो मुंह में दही जम जाती है। पर अच्छा है ना, ये हुआ तभी तो ये तड़प निकल रही है, ये तड़प में मजा है। एक और का सुन लीजिए, अभिसर शर्मा, वो कह रहे हैं कि केरला ने नफरत को बाहर रखा, मतलब जहां जहां बीजेपी जीती वहां नफरत जीती, वहां पे नफरत जीती, और जहां बीजेपी हारी वहां पे प्यार जीता। बड़ी अद्भुत परिभाषा है नफरत की और प्यार की, पर होने दीजिए, यही तड़प तो हमें एंजॉय करनी है। वो बोलते हैं जी डर, इस नफरत में भी डर, डर का माहौल है। वो मोदी जी की क्लिप थी ना, भय बिन ना हुई प्रीत, है ना, जब वो पूरा स्टेज पे बैठ के समझा रहे थे क्यों भारत के अंदर ये भी है समझ कि भय बिन ना हुई प्रीत, पर हमें तो दिखाया गया एकदम नॉन वायलेंट है। डेमोक्रेसी के अंदर आपकी ये जो तड़प है ना, वो इंजॉयमेंट के अगर आप एंगल से देखें तो अभिषर शर्मा कहते हैं कि भैया केरल के लिए भी खुश मत हो, इतना डर है। क्यों? क्योंकि पिछली बारी बंगाल ने भी नफरत को हरा दिया था, वोट हमें किया तो आई लव यू आई लव यू आई लव यू, नफरत आ गई, वोट किसी और को कर दिया, आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। अरे दिल फेंक दिल टूटे आशिक की तरह आप बात कर रहे हैं, आप सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, पर ठीक है, ऐसा ही होता है जब दिल टूट जाता है, शीशा हो या दिल हो टूटता ही है। इनका टूट रहा है तो बोल रहे हैं केरल में भी अगली बार ये हो सकता है कि बीजेपी आ जाए, हो सकता है आ जाए भाई, मुझे नहीं पता, पर ये डर तो अच्छा है। फिर वही रोना,
कि मतदान का खेल है, 27 लाख है। आपको पता है क्या रियलिटी थी बंगाल की? किस तरह वोटर्स को फ्रीली वोट करने का राइट नहीं था, किस तरह बाहुबली टीएमसी के नॉट ओनली ड्यूरिंग इलेक्शन पोस्ट पोल वायलेंस क्यों हुआ था, सबक सिखाने के लिए काडर्स को, लोगों को आइडेंटिफाई करके कि तुम गलती से हमारे अगेंस्ट वोट करने की हिम्मत मत करना। ये भूल गए बंगाल वो भूमि है जिसने अंग्रेजों तक को खाड़ फेंकने में अद्भुत कुर्बानी दी है, अद्भुत कंट्रीब्यूशन की है। तो ये कौन चिलगूजे थे जो सोचते थे कि हम डर से राज कर लेंगे। सेंट्रल फोर्सेस है, तभी केंद्र का भी रोल है, अमित शाह जी खुद बैठे वहां पे, रोल है, अश्योर किया है, ये तक बोला 60 दिन तक सिक्योरिटी फोर्सेस रहेंगी। और देखो आप रिजल्ट, जमानतें जब्त। ममता बनर्जी अपनी चुनी हुई सीट से खुद हार गई। और अब आप ये मत करना SIR था, पिछली बारी भी हारी थी नंदीग्राम से, तब तो सब उनके फेवर में था, इस बारी लड़ी तब हारी। और बीजेपी की हिम्मत और कॉन्फिडेंस देखो, पिछली बारी का नंदीग्राम आप आए थे लड़ने के लिए, वहां हराया, तब भी आप 2 सीटों से लड़ रहे थे सेफ्टी के लिए। इस बारी आपके घर में घुस के हराया जाएगा। क्या वो अमित शाह की क्लिप आपने नहीं देखी हुई? तो वो घर में घुस के हराएगा। अच्छा, 1-2 नाम और ले लेते थे, ये सब नाम तो एंडलेस हैं। चलो, कुणाल कामरा जी, ओए यार मुझे इस बारे में तो बहुत तरस आता है। बहुत कम स्टेट्स हैं जहाँ के इसको डेमोक्रेसी जीवित लगती थी। एक और स्टेट है जहाँ पे डेमोक्रेसी इसके हिसाब से खत्म होगी, क्लियर मैंडेट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तमिलनाडु में भी इसको लगती थी, वहां भी खत्म हो गई। पता नहीं अब जो नए आए हैं वो क्या करते हैं, मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा। एक्टर विजय पे नया व्यक्ति है, लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। नो व्यूज ऑफ नोइंग आइदर वे, बट एक है, कुछ लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैं ऐड करता हूं कि भाई एक्टर विजय का जीतना क्यों इंपॉर्टेंट है। इस समय जीता कौन ये नहीं था, इरेडिकेट सनातन धर्म जो बोल रहा था वो हारा। सो भैया थिंग्स हैपन ग्रेजुअली। लोग 21 में बीजेपी बंगाल क्यों नहीं जीती रो रहे थे, मेरी तब भी स्टेटमेंट्स हैं, भैया नहीं जीती, पर ये सोचो नंबर 2 की पार्टी बन गई है, 38% वोट शेयर ले आया है, थोड़ी सी भी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी, 4-5% बढ़ जाएगा। वंस यू बिकम नंबर 2 भारत में, आप नंबर 1 बनोगे ही बनोगे, क्योंकि जैसे ही एंटी इनकम्बेंसी आएगी लोग आपको वोट करेंगे। नंबर 2 बनने में चुनौती ज्यादा बड़ी है, नंबर 1 आप बन जाओगे। रेयर एक्सेप्शन छोड़ दो, गुजरात जैसे जहां पे आप ऐसा काम करी जा रहे हो कि एंटी इनकम्बेंसी ही नहीं आ रही, या फिर असम जहां पे एंटी इनकम्बेंसी आ ही नहीं रही। पहली फाइट यही है, नंबर 2 बनो। जैसे ही आप नंबर 2 बन जाते हो, जहां सरकार ने गलती करी नंबर 2 बेनिफिट कर जाता है। तो भैया वेस्ट बंगाल में 2021 में भी हो गई थी, वैसे ही आप देख रहे हैं तमिलनाडु की जब बात कर रहे हैं कि भैया सनातन को इराडिकेट करने वाले इराडिकेट हो गए। बात नहीं, तो जर्नी है डेमोक्रेसी की। विजय अगर अच्छा काम करेंगे, सारे इश्यूज पे करेंगे, सिविलाइजेशनल पे भी करेंगे, वेरी गुड, लेट्स सी व्हाट ही डज। व्हाई हैव अ प्रेजुडिस्ड माइंड और अ प्री कंडीशनड माइंड, गिव एवरीबॉडी अ चांस। आगे चलिए आरफा जी। अच्छा, ये तो हर रोज एक नया जख्म, इनकी मेरे ख्याल से ऑल टाइम बेस्ट लाइन थी, हर रोज एक नया जख्म। अब पता नहीं कहाँ कहाँ जख्म की जगह भी बची है, क्योंकि इनके जख्म खत्म ही नहीं हो रहे। अब इनके मैं 3-4 पढ़ देता हूं ट्वीट, क्योंकि एक के बाद एक से बढ़कर एक है। चलिए बीजेपी के कसीदे पढ़ने शुरू कीजिए, क्या जबरदस्त पार्टी है। बीजेपी जैसा चुनाव लड़ने का मादा विपक्ष की किसी पार्टी में नहीं है। जितनी मेहनत मोदी जी करते हैं उससे आधा भी ममता बनर्जी करती तो जीत जाती। शानदार, जानदार, ईमानदार, होशियार, तालियां तालियां। भाई इनका तो कोई ब्रेक डाउन हो जाएगा एक दिन, जिस तरह से ये चल रही है। पर ठीक है, फिर खतरा भी समझ रही है। आप देखिए ये जो तड़प है ना, ये खतरा समझते हुए तड़प है, जहां पे कहती हैं क्या बड़ा डिजास्टर हो सकता है 2014 से। फनी थिंग इज देयर आर नो सायरन्स एंड अलर्ट फॉर इट। कहाँ सायरन बजाएंगे, जाके बजाइए, यूनाइटेड नेशन से चले जाइए, वहां जाके आप सायरन बजा लीजिए, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, अब एक पे बोलती हैं बंगाल की पोलराइजेशन कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल एलओपी और बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी ने एक फैक्चुअल बात बोली। इन भवानीपुर पहला राउंड मुस्लिम्स का था, इन एरिया जहां पे मुझे 2000 का डेफिसिट हो गया, ममता तो हार चुकी हैं, और उस समय जब चुनाव चल रहा था उन्होंने बोला पहला राउंड मुस्लिम एरिया से था, मुझे 2000 मिले कम। सेकेंड राउंड हिंदू एरिया था, मुझे वोट मिले। उनकी स्टेटमेंट्स है मुस्लिम एरिया में ममता जीतेंगी, हिंदू एरिया में मैं जीतूंगा। तो फैक्चुअल बात है, फैक्चुअल नहीं है। पोलराइजेशन ऑफ बंगाल इज कंप्लीट। तो भैया मुस्लिम अपनी मर्जी से वोट करे तो वो डेमोक्रेसी है।
हिंदू अपनी मर्जी से वोट करे तो वो पोलराइजेशन है, मुस्लिम अपनी मर्जी से वोट करे, फुल इकट्ठा होके 90% जुड़ के वोट करे, तो फिर वो है क्या, स्ट्रैटेजी। और अगर हिंदू 60-70% भी जुड़े, 95% ना जुड़े, 85% ना जुड़े, 60-70% भी जुड़े, तो वो है कम्युनलाइजेशन। ऐसा है, ये बकवास ना चलती थी बिना सोशल मीडिया के जमाने में। अब सोशल मीडिया के जमाने में ये नहीं चलती कि शिया, सुन्नी, पसमंदा, अशरफ, कितनी कटराइजेशन है, उसकी आप कभी बात नहीं करेंगे मुस्लिम समाज में। बट हाँ, हिंदू समाज में जातियां 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 आप करते रहेंगे तो भैया एक तरफ कंसोलिडेशन अच्छी है, दूसरी तरफ कंसोलिडेशन खराब है। ये तो भैया 2-4 दिन चल सकता था या बिना सोशल मीडिया के चल सकता है, उसके सिवा लोगों को खुद ही सब सच दिख रहा है। अच्छा, वो रुक ही नहीं रहे यार, मैं कितने पढ़ूं। इलेक्शन कमीशन पे एक और ट्वीट देख लीजिए, पर मैंने था राहुल गांधी जी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी भी इंपॉर्टेंट है। मैं इनका सिर्फ ट्वीट पढ़ देता हूँ, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, इनको क्या ही रोस्ट करना। इतनी लंबी लिस्ट ऑफ डिफीट्स हो चुकी है इलेक्टोरल, तो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ ट्वीट पढ़ देते हैं। असम, बंगाल क्लियर केसेस हैं, इलेक्शन स्टोलन बाय बीजेपी विद द सपोर्ट ऑफ ईसी। हम ममता बनर्जी से एग्री करते हैं। मध्य प्रदेश हम हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, लोकसभा हर चीज़ में चोरी है। वैसे लोकसभा 2024 में तो जितना मुझे याद है, उस समय तो लोग खुशियां मना रहे थे कि बीजेपी हार गई है। तब भी मैं कहता था भाई भैया कौन सा ये मैथ्स है, मैट्रिक फेल मैथ्स है कि जिस पार्टी की 240 सीटें आई वो हार गई और जिसकी 99 आई, बाद में 100 हुई, शायद नहीं हुई, वो पार्टी जीत गई। कौन सा मैथ्स था ये। पर चलो, दिल भिलाने को हर ख्याल गालिब अच्छा है, वो ख्याल भी अच्छा था। उस ख्याल का रिजल्ट दिख गया, लोगों को लगा अरे भैया ये तो 1 सेकंड सत्ता से बाहर जा सकते हैं। उसके बाद क्या लोगों ने जुड़ के मैंडेट दिया और वो मैंडेट का असर दिख रहा है। अच्छा, पर मेल्टडाउन यहाँ नहीं रुका, थोड़ा सा इंटरनेशनल मेल्टडाउन भी तो जान लीजिए आप। BBC न्यूज, जहां पे देखिए ढूंढ के मोदी जी की सबसे खतरनाक फोटो निकाली है, जिसमें उनके तरफ से मुझे लगा दिखाना चाहते हैं आधा फेस डार्क, आधा फेस इन लाइट। इस तरह की लाइटिंग, जिस तरह आप बहुत किसी को रूथलेस दिखाएं। मोदी बीजेपी कॉन्कर्स बंगाल, वन ऑफ इंडिया टफेस्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। और मुझे तो उल्टा लगता है, जो ये सारे लेफ्टिस्ट मैगजीन्स हैं, मुझे लगता है मोदी जी की बेस्ट पिक्चर डालते हैं। क्यों? क्योंकि रूथलेसनेस चाहिए भारत के अंदर। बांग्लादेशियों को भारत में रहने का इलीगली हक नहीं है, निकालने के लिए देश के लिए रूथलेस प्रेम चाहिए आपको। हक नहीं है भारत के अंदर कि आप सारा इलीगल कार्रवाई करें और फिर जाके बांग्लादेश बैठ जाएं। ये उस पर रूथलेसनेस चाहिए। कई कानून ऐसे बने हुए हैं भारत के अंदर जिसके अंदर आपको 2nd क्लास सिटीजन, 3rd क्लास सिटीजन के राइट मिल रहे हैं, उसके ऊपर रूथलेस रिफॉर्म चाहिए। एजुकेशन में रूथलेस रिफॉर्म चाहिए। और नेवर एंडिंग है इतने, क्योंकि बात सिर्फ आज़ादी के बाद की नहीं है। ब्रिटिशर्स ने किस तरह का सिस्टम बनाया, उससे पहले दिल्ली में किस तरह का सिस्टम चल रहा था, इनग्रेन्ड 100 500 साल के सिस्टम्स हैं, निकल के बहुत चेंजेस आ रही हैं। सिंपल एग्जांपल आर्टिकल 370, बहुत एग्जांपल्स है। सिंपल एग्जांपल राम मंदिर, पर बहुत एग्जांपल्स हैं। तो ये रूथलेस फोटो डालते हैं तो मुझे तो अच्छी लगती है। पर रुकिए मत, थोड़ा सा तो यूट्यूब के भी रोस्ट देख लेते हैं। बीजेपी की जीत, बंगाल में नफरत। चलो जी, ये सबका एक टैलेंट हो चुका है। बीजेपी की जीत, नफरत। बीजेपी की हार, लव। वो शहरों के बाहर लगा होता ना, आई लव एम्स्टरडैम, आई लव पेरिस, आई लव लटरम, आई लव पटरम, वही वाला चल रहा है भैया। चलो, आई हेट बीजेपी के, अब ये अपने घरों के बाहर ना लगा लें, आई हेट बीजेपी लगा लो, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर क्या है, कई चैनल्स तो ये दिखा रहे थे कि भैया ममता बनर्जी जीत रही है। 12-12:30 तक चलते रहा यूट्यूब में कई चैनल्स पे कि ममता बनर्जी जीत रही है या रिवाइंड मारेंगी या क्यों? क्योंकि पूरे 3 महीने बेईमानी का एनालिसिस करते रहते हो, लोगों को भेजते रहते हो कि टीएमसी जीत रही है, जबकि आपको पता है ग्राउंड पे गए हो कि नहीं जीत रही। क्यों? एक रोने की स्ट्रेटेजी है। पहले दिखाते रहो जीत रही है, जब हार जाए तो ये मत बोलो कि भैया लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये सुनने में अच्छा लगता है बीजेपी हार गई है तो हम उनके लिए वीडियो बना रहे थे। हम तो ये कह रहे थे कि वो सच्ची में जीत रही है, बट अब जब हार गई तो फिर रोना। हम तो भैया बिल्कुल सही थे अपने आकलन में, पर जमीन के ऊपर बीजेपी ने हेरा फेरी कर दी तो दोबारा रोना शुरू कर दो। और वो ऑडियंसेस हैं, वो चैनल्स हैं कई जो कम से कम 36 बारी तो मोदी सरकार गिरा चुके हैं 2024 के बाद।
36 बारी आरएसएस बीजेपी की लड़ाई करवा चुके हैं, 36 बारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की लड़ाई करवा चुके हैं, और 600 नहीं 6000 नहीं 50,000 बारी बोल चुके हैं कि अब कोई बीजेपी के देश में वोट नहीं बचा क्योंकि प्रधानमंत्री इज नॉट पॉपुलर। भैया बंगाल तो जीत रहे हैं आप, जहां पे आपकी एग्जिस्टेंस नहीं थी 14 में। असम, हिमंता बिस्वा शर्मा को आप लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनकी अचीवमेंट को। 2014 में सोचिए, असम वॉज नॉट इवन द फाइनल फ्रंटियर, इट वॉज इम्पॉसिबल फ्रंटियर। तीसरी बारी सरकार बन रही है और इतनी बारी बन गई है कि अब लोग उसको हैबिचुअल ले रहे हैं। इतना चेंज आ चुका है। पर ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोना ये ज़रूरी था, इंजॉयबल था। सबके साथ शेयर कीजिए इनकी पीड़ा। डेमोक्रेसी में इतना तो हम कर ही सकते हैं कि पीड़ा देख के, राजनीतिक पीड़ा देख के, ये रोना देख के इसको सब तक पहुंचाएं, क्योंकि ये लोग सोचते थे हम कभी हारेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने मीडिया पे कैप्चर किया हुआ है, इंस्टीट्यूशंस पे कैप्चर किया हुआ है, हम ही इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम ही वायलेंस कर लेते हैं और हम ही सत्ता में रह लेते हैं। भैया जनता ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हो गया तुम्हारा बस। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।